नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 22 करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन आज का देखा जाता है। दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या r इकाई है। यदि इसकी त्रिज्या में x इकाई की वृद्धि कर दिया जाए तो इसके परिधि में कितने इकाई की वृद्धि होगी। तो आप जानते हैं कोई भी वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या r होती है तो उसकी परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। अब क्या करा है कि r में x इकाई की वृद्धि, मतलब r अब जो है वो r प्लस x बन जा रहा है। तो अब जो परिधि होगा, मान लीजिए P1 होगा 2 पाई r की जगह होगा r प्लस x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई r इंटू 2 पाई r इंटू एक्स। अब कह रहे कितने इकाई की वृद्धि हो गया। तो प्रारंभिक परिधि देखिए 2 पाई r है और बाद में 2 पाई r, ये 2 पाई r नहीं होगा, ये हमारा होगा 2 पाई x। ये केवल होगा 2 पाई x। तो पहले की परिधि है 2 पाई r और बाद की परिधि 2 पाई r प्लस 2 पाई x। तो आप देख रहे हैं कि 2 पाई x की वृद्धि हो रही है, 2 पाई x की वृद्धि हो रही है। तो कितने की वृद्धि होगी? 2 पाई x, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि एक फार्म में कुछ बकरियां और कुछ मोर हैं। यदि सिरों की संख्या 80 है और पैरों की संख्या 170 है तो बकरियों की संख्या क्या होगी। तो अब देखिए सिरों की संख्या जो है कि दिया है 60, 80 नहीं 60, सिरों की संख्या बराबर 60 दिया है। तो जानवर चाहे जो भी होंगे, सभी जानवर के सिर हमेशा एक होते हैं, सिर हमेशा एक होते हैं। तो जितने सिरों की संख्या दिया हुआ है उतने ही टोटल जानवर होंगे। तो सिरों की संख्या 8 है तो मान लीजिए कुल जानवरों की संख्या भी हमारी कितनी है? 60 है। अगर सिरों की संख्या 60 है तो कुल जानवरों की संख्या भी 60 होगी। तो मान लीजिए इसमें बकरियों की संख्या x है तो मोर की संख्या कितनी हो जाएगी? 60 माइनस x। अब पैरों की बात आ जाती है, पैरों की। तो आप जानते हैं मोर के 2 पैर होते हैं और बकरी के 4 पैर होते हैं। एक बकरी के 4 पैर होते हैं, एक मोर के 2 पैर। तो टोटल पैरों की संख्या दिया है 170। तो अगर x बकरी है तो टोटल पैरों की संख्या हो जाएगी 4x। इतना मोर है तो टोटल पैरों की संख्या होगा 2 इंटू 60 माइनस x बराबर 170। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 5 10। तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 60 माइनस x बराबर 85। तो x बराबर आ जाएगा 25। तो इसका मतलब बकरियों की संख्या कितनी हो गई? 25। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 4, 5, 6 घंटे में कर सकते हैं। वे सभी साथ मिलकर किसी काम को करते हैं और उन्हें 777 रुपया मजदूरी मिलता है। तो ए को कितना मजदूरी मिला। तो मजदूरी हमेशा उनके जब कोई भी सभी मजदूर एक साथ, मतलब समय जब सबका बराबर हो, जब सभी मजदूर बराबर समय तक काम करेंगे तो उनकी मजदूरी उनके क्षमता के हिसाब से ही दे दिया जाएगा। तो आप जानते हैं कि क्षमता और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। तो अगर इनके T1, इनके समय का अनुपात T1 इंटू T2 इंटू T3 4:5:6 है तो E1, E2 और E3 मतलब इनके क्षमता का अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 होगा। एलसीएम होगा 60 तो ये जाएगा 15, 12 और 10। तो अनुपात हो जाएगा 15, 12, 10। इसी के अनुपात में इनको मजदूरी बांट दी जाएगी। तो ए को पूछा है तो ए का मजदूरी 777 का ए का 15 है। टोटल आप जोड़ेंगे तो 15 और 12 27 और 10 37। तो अब इसको काट दिया जाएगा। तो ये देखिए जो है कि जब काटेंगे आप तो ये टोटल 21 बार में कट जाएगा और 21 में 15 का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 315। इसका मतलब ए को कितना मजदूरी मिल गया? 315 रुपया। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 98,534 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 824 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग 824 से इस संख्या को भाग देंगे 98,534 को। तो आप देख रहे हैं कि पहले एक बार भाग जाएगा तो 824, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 1।
यहाँ 3 उतर जाएगा, 8 दूना के 16, तो एक बार फिर भाग जाएगा, तो 824, 13 में से 4 गया 9, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बच गया 15 में से 8 गया 7। अब जो है कि हमारा आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो कितना आंसर बचेगा, 4 आ जाएगा। तो अब भाग जो जाएगा वो जाएगा 8 9 के 72, 9 बार जाएगा, तो 9 चौके 36, 3 बच गया, 9 दूना के 18 और 3 21, 2 बच गया, 9 8 72 और 1 74, तो 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पर जो है कि 8 में से 1 गया 7, और यहाँ पर 4, तो रिमाइंडर कितना बच गया 478। तो पूर्णतः विभाजित होने का मतलब रिमाइंडर हमारा 0 बचना चाहिए, और रिमाइंडर 0 तभी बचेगा तब रिमाइंडर जो बच रहा है उसको हम पहले ही संख्या से माइनस कर दिए होते। तो इसका मतलब हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, 478 हमको माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि 44√3 यूनिट क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज भूल गए तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या। तो आप एक बात याद कर लीजिए, कोई भी समबाहु अगर त्रिभुज है तो एक होता है अंतःवृत्त, एक होता है परिवृत्त। परिवृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर और अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का अनुपात हमेशा 2:1 होता है। किसी भी समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है, क्योंकि परिवृत्त का फार्मूला होता है a/√3 और स्मॉल आर का फार्मूला होता है a/2√3। तो जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो अनुपात आ जाएगा 2:1। तो इस आंसर को हमेशा आप याद कर लेंगे, इसको जो है कि रट लेंगे आप। और कैसे आता है इसको हम लोग ज्योमेट्री में सीखेंगे। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात हमेशा 2:1 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग पिछले सेट में भी किए थे। दिया है तो 400 मीटर लंबी रस्सी द्वारा घिरे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक रस्सी दिया है एल बराबर 400। इसका मतलब जो आयत की परिधि होगी वो 400 के ही बराबर होगा, क्योंकि ज्योमेट्री में एक बात जानते हैं कि अगर परिमाप समान हो तो अगर हम लोग एक आयत और वर्ग की बात करें तो समान परिमाप के लिए वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से ज़्यादा होता है। तो अगर 400 मीटर का हमको अधिकतम क्षेत्रफल निकालना है तो 400 मीटर लंबी से हम लोग के वर्ग बना देंगे, तो वर्ग की चारों भुजा क्या हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं, आइए इसको फिर से देख लेते हैं। दिया कि 400 मीटर लंबी रस्सी द्वारा घिरे एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, तो जो यल बराबर 400 दिया है इसका मतलब इस आयत का परिमाप भी क्या होगा, 400। तो एक बात हम लोग पिछले सेट में सीखे थे कि अगर परिमाप बराबर परिमाप का एक वर्ग और एक आयत बनाया जाए, बराबर परिमाप का एक वर्ग और एक आयत बनाया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा ज़्यादा होता है। तो 400 मीटर का ही हम लोग आयत की बजाय वर्ग बना लेते हैं। तो जब भी वर्ग बनाएंगे तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होगी, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, 100 मीटर। तो अब इसी का एरिया निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो इसके आगे 4 जीरो हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है। दिया है कि यन एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से भाग दिया जाए तो शेष 4 बचता है, तो 2n को जब 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए यन एक संख्या है जिसे जब 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 4n, 4 बचता है। तो बोला कि 2n को जब 6 से भाग देंगे तो 2n बोला तो रिमाइंडर को भी डबल कर देंगे, तो 4 दूना के 8। तो 8 6 से बड़ा है तो 8 में एक बार और 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 2 बच जाएगा। अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता कि डबल करने पर ये जो है कि ये संख्या 6 से बड़ा नहीं होता तो वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ बोलता है कि 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो उस संख्या के डबल को, तो जब डबल करेंगे 2 का तो 4 आएगा, और 4 6 से छोटा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर डबल करने पर बड़ा आ गया तो एक बार भाग और चला जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हमने लिया है ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट
क्लियर हो जाए इसका। दिया है कि जब एक प्राकृतिक संख्या n को 5 से भाग दिया जाए तो शेष 4 बचता है, तो 2n को 5 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। फिर वही बात, n को 5 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 4। तो जब 2n को 5 से भाग देंगे इसका मतलब 4 का डबल कर देंगे, 8 को 5 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जब भी बोलेगा संख्या को डबल करना है तो रिमाइंडर को डबल कर देंगे, संख्या का वर्ग बोल दिया तो रिमाइंडर को ही वर्ग कर देंगे और उसी में भाग दे दिया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इकाई अंक का क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट दिया है 1234 के, दिया है कि 1234 के घाते 102 प्लस 1234 के घाते 103 में इकाई का अंक क्या होगा। तो एक 4 का रूल आप याद कर लीजिए, अगर 4 की पावर कोई भी इवन नंबर है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा, और अगर 4 की पावर कोई आड नंबर है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 4 ही आएगा। जैसे आप चेक कर लीजिए, अगर 4 की पावर आप 2 करते हैं तो 4 दूना के 16, लास्ट में कितना आता है 6 आता है, इवन नंबर है। और 4 की पावर 1 करते हैं तो इकाई का अंक कितना आता है 4 आता है। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे और इसको याद कर लेंगे। वैसे इसका करने का और भी बेसिक तरीका है, लेकिन इसको आप याद कर लेंगे। तो 4 की पावर यहाँ इवन है, 102 इवन है, तो इसमें इकाई का अंक 6 आ जाएगा। और यहाँ 4 की पावर 8 है, इकाई का अंक 4 आ जाएगा। 6 4 को जोड़ेंगे 10, मतलब इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0। तो इकाई का अंक इसका 0 आएगा, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि यदि 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। आइए दोस्तों देखते हैं आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। दिया है कि यदि 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कई बार कर चुके हैं। मैं वही क्वेश्चन हर सेट में एक एक क्वेश्चन रिपीट इसलिए करता हूँ कि ताकि आपका पिछला कॉन्सेप्ट भी रिवीजन होता रहे। तो 12 का क्रय मूल्य मतलब 12 का CP बराबर 8 का SP। तो यहाँ से CP और SP का रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 8/12, 4 दूना के 8, 4 3 12। तो इसका मतलब हमारा CP हो गया 2 और SP हो गया 3। मतलब 2 रुपये की चीज़ को 3 रुपये में बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा 1 रुपया। 2 पर 1 रुपया, इसलिए 1 पर 1/2, इसलिए 100 पर। तो आंसर कितना आ जाएगा 50%। इसका मतलब 50% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये हम लोग का 10 क्वेश्चन का सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप इसी तरह लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। अगला सेट लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।